नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि फेस्टिवल के दिन अब समाप्त हुए, पढ़ाई पे हमें जोर देना है क्योंकि पीसीएस, आरओ, एआरओ आज जैसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनकी डेट आ चुकी है। अब परीक्षाओं का क्रम स्टार्ट होगा, तो फेस्टिवल्स हम लोग बहुत अच्छे से मनाए, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। आप लोग कैसे मनाए हैं? आपके क्या ऐसा कोई एडवेंचरस काम आपने किया? अगर किया हो तो बताइएगा कि आपने इस त्योहार में जो है, जैसे छठ का है, दीपावली पर्व है, तो बहुत सारे त्योहार हुए, तो उसको आपने कैसे मनाया? आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो त्योहारों का क्रम अब यहीं हम लोग रोकेंगे और त्योहारों के साथ-साथ हमें पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखना है क्योंकि साथ में पेपर भी बहुत सारे लगातार आ रहे हैं। तो जैसा कि हम संविधान पे चर्चा कर रहे थे, उसी के क्रम में आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, वह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और हर उस कॉम्पिटिटर के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है कि आपके क्या मूल अधिकार हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में बिल्कुल सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इसकी जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आज हम देखेंगे। थोड़ा-सा त्योहार ने मुझे जो गिफ्ट में दिया है वो थोड़ा-सा कोल्ड हो गया है, थोड़ा-सा क्या बहुत भयंकर है, लेकिन आज हम क्लास को लेकर आए हैं। तो क्लास में आप लोगों का समर्थन बना रहना चाहिए क्योंकि आपके समर्थन से ही यह मोटिवेशन आता है कि हमारा स्वास्थ्य या परिस्थितियाँ अनुकूल हो या ना हो, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो यह आप सबकी प्रेरणा की वजह से आप लोग जो हमें उत्साहवर्धन करते हैं आप लोग, उसी का यह परिणाम होता है कि हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं और चर्चा को चाहे तबीयत खराब हो या कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें हम आप रुकते नहीं हैं और कदम से कदम बढ़ाते रहते हैं। तो आपको भी कदम से कदम बढ़ाते रहना है। दिन प्रतिदिन आप ये समझ लीजिए प्रतिदिन आप 5 किलोमीटर चलिए, वह सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन एक दिन आप 50 किलोमीटर चल दीजिए, वह हानिकारक होगा। तो आपको प्रतिदिन चलना है, कम चलिए लेकिन प्रतिदिन चलिए। यही पढ़ाई में लागू होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप प्रतिदिन चाहे 2 घंटा पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ें, रोज़ पढ़ें। ये नहीं कि 1 हफ्ते पढ़ाई गैप हो गया, जैसे त्योहार की बात छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उत्सव भी मनाना है। लेकिन जैसे त्योहार हुआ, तो त्योहार के बाद अब अगर हम पढ़ाई में आए हैं, तो जो हमारे बैकलॉग है, उसको कंप्लीट करें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और पर डे आपको पढ़ाई करना है, गैप नहीं करना है। तो पढ़ाई में निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में नहीं, हर चीज़ में होनी बहुत ही आवश्यक है। तो अब विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को प्रारंभ करेंगे फंडामेंटल राइट से। हमारी आज क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें सिटीजनशिप जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी हमने कंप्लीट कर दिया था, जो आपका है यूनियन द स्टेट से संबंधित है, जो आपका भारत राज्यों का संघ जो है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके पीछे का सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है और बिल्कुल क्रम से सिस्टमैटिक हम चल रहे हैं। तो आज फंडामेंटल राइट्स पे हम पहुँचे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं यह पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स की इस क्लासेस को देखेंगे, तो मेरा यह दावा है कि शायद ही आपने यूट्यूब पे कैसे मतलब इतने डेप्थ में पढ़ाई। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जो पढ़िए अच्छा पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि आप छोटा से एग्ज़ाम से लेके यानी लेखपाल से लेके राज्यपाल तक, सरकारी नौकरी में बात करें तो राज्यपाल सरकारी नौकरी का पद उसी के समान है। आई जिसको हम सरकारी नौकरी में आईएएस कहते हैं। आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी कर रहे हैं, तो उस लेवल तक की आपको पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए ताकि आपको कभी समस्या न आए। तो चर्चा को अब हम प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि फंडामेंटल राइट्स है, जो भारतीय संविधान में सबसे पहले तो चर्चा करें तो सबसे पहले बात यह आती है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आपके जो मूल अधिकार हैं वो क्या हैं?
तो हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। मूल अधिकार जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपको बात करें अगर, तो आपका अवसर की समानता हो गई, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, समाज में समानता हो, जाति लिंग आधार पे भेदभाव ना हो, ये सब हमारे मूल अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। और मूल अधिकार के साथ साथ ये जो आपके इसको अगर बात करें, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स दिए गए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार आपके अंदर ये आएंगे, आपके मूल अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है। ऐसे अगर बात करें तो हर व्यक्ति का अधिकार होता है, आपका कोई ना कोई अधिकार है। आप यहाँ भारत में निवास कर रहे हैं तो यह सरकार का दायित्व है कि आपके अधिकारों की रक्षा करे। इसी प्रकार का आपका प्राकृतिक अधिकार भी होता है। जो नेचुरल राइट्स है वो क्या होते हैं? जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता, यह आपका नेचुरल राइट्स है। आपका संपत्ति का अधिकार भी नेचुरल राइट्स में एक तरीके से आता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल राइट्स के अंतर्गत आती हैं। तो अगर बात करें तो मूल अधिकार सबके हैं, लेकिन उसको रक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मूल अधिकार सबके हैं, अगर सरकार या कोई कॉन्स्टिट्यूशन की या बाध्यता नहीं रखता है उसमें, तो उसके मूल अधिकारों का हनन कोई भी सरकार कर सकती है। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है और इसको रखा गया है भारतीय संविधान में। क्योंकि अगर भारतीय संविधान में रखा जाने का मतलब यह हुआ कि सरकारें आपके मूल अधिकार का हनन न कर पाए। हालांकि इसमें युक्त युक्त प्रबंधन है, यानी आपका कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें मूल अधिकार के हनन हो सकते हैं, लेकिन सामान्य दशा में कोई सरकार आपके अधिकारों को हनन न कर पाए, तो ऐसी व्यवस्था भी की गई है। इसलिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो मूल अधिकार जो आपके भारतीय संविधान में है वह पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 के अंतर्गत बात करें अगर, तो अनुच्छेद 12 से 35 बहुत लोग पढ़ते हैं, तो उनको बस 14 से 32 तक ही इनको याद रहता है कि मूल अधिकार 14 से 32 तो आपके बिल्कुल डिफाइंड मूल अधिकार है। लेकिन अगर मूल अधिकार का टॉपिक की बात करें तो यह आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होता है, आपको भूलना नहीं है। 12 से 35 होता है पार्ट 3 के अंतर्गत, जो आपके हैं वह मूल अधिकार का टॉपिक है, जो भारतीय संविधान में सूचीबद्ध है। अगर बात करें मूल अधिकार की, तो सबसे पहले मूल अधिकारों कौन कौन से आपके मूल अधिकार हैं, किस प्रकार होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होने चाहिए। अगर इसकी मांग देखें कि मूल अधिकारों की मांग कब की गई, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, कुछ अंशतः लागू हुआ, पूर्णतः आपका 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को। तो उससे पहले भी क्या मूल अधिकार नहीं थे, लेकिन उनको उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो मूल अधिकारों का जो मांग है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मूल अधिकारों की भारत में मांग कब हुई, और भारत में मांग देखने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व में मूल अधिकारों का कैसे सिस्टम चला। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहले तो प्राकृतिक अधिकार आपको याद रखने हैं, नेचुरल राइट्स मैंने बताया। और नेचुरल राइट्स के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक की चर्चा हम कर चुके थे जब बता रहे थे हम, जो आपका उदार उदारवादी विचार है, उदारवादी विचार मैंने जब बताया था, तो उदारवादी विचार के जनक भी कौन थे? जॉन लॉक थे। तो जॉन लॉक को ही आपका नेचुरल राइट्स का भी फादर कहा जाता है, तो यह बात ध्यान रखनी है। अब बात करें मूल अधिकारों की, सबसे पहले मांग, और यह कहा कौन से देश में, वैश्विक रूप से देखें तो कहाँ कब सबसे पहले आया, तो आपको ध्यान रखना है जॉन लॉक को, ये जो है आपके प्राकृतिक अधिकार के जनक जो है वह जॉन लॉक है। अगर बात करें मूल अधिकार की, तो ब्रिटेन में सबसे पहले इसको मैग्ना कार्टा के रूप में ब्रिटेन में प्रदान किया गया था, और यह किया गया था जॉन साइमन, नाम भी ध्यान रखना है, जॉन साइमन के द्वारा ब्रिटेन में सबसे पहले मैग्ना कार्टा के रूप में मूल अधिकार दिए गए। और यह 1215 ईस्वी, सोचिए आप कितने पुरानी बात है, 1215 ईस्वी में यह जॉन साइमन के द्वारा ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया, जो वहां के नागरिकों के लिए यह बताया गया कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहां पे राइट्स की बात हुई थी, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर फ्रांस में, जैसा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में
संपन्न हुई, तो फ्रांस में दिया गया आपका, फ्रांस में 1789 में, 89 में। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया 1789। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई, जो संपन्न हुई, उसके बाद में फ्रांस के नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया 1789 में। उसके बाद बात करें तो अमेरिका, देखिए सर्दी बहुत है भयंकर हमको, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अमेरिका में, अमेरिका में यह संवैधानिक रूप से एक तरीके से दिया गया, और इसको नाम आपको ध्यान रखना है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के नाम से अमेरिकी निवासियों को दिया गया। कब? 1787 से 91, 1787 से 91 के मध्य यह जो बिल ऑफ राइट्स के नाम से यह अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया। तो इसी बिल ऑफ राइट्स के कॉन्सेप्ट में या इसी से प्रभावित होकर जो भारत में शामिल किया गया है, वह फंडामेंटल राइट इसी बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। तो इसीलिए हमें जो है कहा जाता है कि तो भारत का जो फंडामेंटल राइट है वह कहाँ से बारो किया गया? यूएसए से। कहाँ से बारो किया गया? यूएसए से। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वह कहाँ से प्रभावित है? तो वह आपको ध्यान रखना है अमेरिका से। और अमेरिका में बिल ऑफ राइट 1787 और 1791 के बीच प्रदान किया गया था। और आपको ध्यान रखना है 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से, फ्रांस में 1789 में जब फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई, तो 1789 में फ्रांस में भी वहां के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया। तो ये बात हो चुकी है। अब देखेंगे भारत में कब कब मांग की गई मूल अधिकार की। तो सबसे पहले 1895 में भारत में सबसे पहले मांग की गई, मौखिक रूप से एक तरीके से समझ लीजिए। तो भारत में सबसे पहले मांग की गई 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में यह बात रखी थी उन्होंने कि जो है भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाए। 1895 की बात है। उसके बाद 1928 में आपको पता होना चाहिए कि जो नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, उसमें मताधिकार की भी बात की गई थी। बहुत सारे वहां पे प्रस्ताव रखे गए थे नेहरू रिपोर्ट में, जो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। 1895 के बाद 1928 नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले मांग की गई। तो कांग्रेस के द्वारा जो कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, तो यह ध्यान रखना है। फिर 1931 में ही आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें एकमात्र सम्मेलन था जिसमें भारत की तरफ से तो और लोग भी शामिल हुए, लेकिन गांधी जी जो एकमात्र सम्मेलन था गोलमेज जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे दूसरे में, और वह हुआ 1931 में। और उसी में गांधी जी ने मांग रखी थी कि भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाए। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। कब? 1931 में, यह ध्यान रखना है। तो इन सारी मांगों को भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था और भी जो अधिनियम थे उसमें स्वीकार नहीं किया गया। क्या? फंडामेंटल राइट्स की मांग जो भी थी 1895 से 1931 के मध्य में जो मैंने बताया, उसको स्वीकार नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या और अदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे, और उसमें यह स्वीकार नहीं किया गया। मैं पढ़ा चुका हूँ जितने भी एक्ट थे 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके सारे स्वतंत्रता अधिनियम तक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप पढ़िए अगर नहीं पढ़े हैं तो। यह आपको ध्यान रखना है कि ये जो मांगे थी फंडामेंटल राइट्स की, जो मांगे थी वह स्वीकार नहीं की भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद 1945 में आपको नाम ध्यान रखना है, तेज बहादुर सप्रू। आप इसको नाम सुने होंगे। तो तेज बहादुर सप्रू एक समिति बनी थी। तो उस समिति ने 1945 में मांग रखी थी कि मूल अधिकार दिए जाए, और मूल अधिकार जो हो वह 2 तरीके के होने चाहिए। 2 तरीके के मूल अधिकार होने चाहिए। 2 तरीके के कौन कौन से? मूल अधिकार एक ऐसा हो जिसपे आपका अगर उसका हनन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ रिट दायर कर सके या सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो
इस तरीके का मूल अधिकार होता है जो उसको वाद योग बोलते हैं, जिस पे केस चल सकता हो, जिस पे हम याचिका दायर कर सकते हैं। तो दो तरीके की मांग की गई तेज बहादुर समिति के अनुसार। तो दो तरीके की मूल अधिकार की मांग की गई, जिसमें वाद योग जो हो और दूसरा हो अवाद योग, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में ना जा सके या हाई कोर्ट ना जा सके, यानी याचिका हम रिट दायर ना कर सकते। यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ हम किसी कोर्ट में जाके याचिका न दायर कर सके, यानी वह अवाद योग हो। तो तेज बहादुर सप्रू जो समिति थी, इसने दो तरीके के मूल अधिकार की बात की। तो मूल अधिकार जब दो तरीके की बात आई, तो इसमें जो वाद योग बात थी, यानी जिसके खिलाफ, जिसके हनन पे हम कोर्ट जा सके, तो उसको बोला गया फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट्स। और उसको फंडामेंटल राइट्स में रखा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स में, और यानी मूल अधिकार। और जो दूसरा था जो अवाद योग था, अवाद योग, अवाद योग, अवादी को डीपीएसपी में रखा गया, डीपीएसपी में, यानी ऐसे आपके राइट्स जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट यानी अगर सरकार उसका हनन कर रही है, यानी सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर रही है, तो आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते कि यह हमारा अधिकार है, इसको हमें मिलना चाहिए, या यह अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, सरकार कर रही है, तो हम इसके खिलाफ रिट दायर कर सके। तो दो तरीके का राइट्स जो था, तो मेन जो वाद योग था वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, और जो अवादी था वो डीपीएसपी हो गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें चला गया। तो 1945 का तेज बहादुर सप्रू समिति, आपको ध्यान रखना है, उसने मूल अधिकार के जो थे उसको दो भाग में बांटाए थे कि मूल अधिकार जो होने चाहिए वह दो तरीके के होने चाहिए, एक वाद योग होना चाहिए और दूसरा अवाद योग होना चाहिए। यानी एक के अधिकारों के हनन पर हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सके, हाई कोर्ट में जा सके, रिट दायर कर सके, और एक के अधिकारों के हनन होने पर हम किसी भी वाद को दायर न कर सकते हैं, यानी अवाद योग। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मांग कब कब की गई, मैंने बता दिया। वैश्विक रूप में भी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे पहले पहले प्रदान किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करें राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे हमारी चर्चा चल रही है। अगर बात करें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कितने प्रकार के भारत में संविधान में निहित है? अगर बात करें मूल रूप में, यानी जब संविधान बना था तो उस समय 7 तरीके के मूल अधिकार थे। 7 कौन कौन से थे उसको देखिएगा। तो पहला जो अधिकार है वह समता का अधिकार है। समता का अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है आपका, इक्वलिटी का अधिकार जो है, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार पहला प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार, जिसमें जो आर्टिकल है वह 14 से 18 है। यानी समता के अधिकार के अंतर्गत आपका जो आर्टिकल है वह 14 से 18 है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 1919 से लेकर 22 आर्टिकल तक है। समता के अधिकार के अंतर्गत सबको एक एक आर्टिकल को, अगर हम इसको चर्चा करें तो एक एक आर्टिकल पे हमारी चर्चा कम से कम 20 मिनट हो सकती है, लेकिन हम जो बहुत ही आवश्यक है उसको चर्चा करेंगे, निरर्थक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत भी डिटेल में चलेंगे। शायद ही आप न पुस्तकों में पढ़ पाएंगे उस तरीके का कॉन्सेप्ट, और ना आपको कहीं क्लासेस में जल्दी देखने को मिलेगी। तो जो क्लास आप डिटेल में, जब आप क्लास पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे इसकी गुणवत्ता क्या है। तो दूसरा जो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत निहित है। उसके बाद तीसरा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल हैं। उसके बाद है आपका चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वह आर्टिकल है 25 से 28। उसके बाद अगर बात करें तो फिर है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो यह 29 और 30 आर्टिकल में है। उसके बाद है आपका संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में है, और इसको समाप्त कर दिया गया था जो आपका 44वां यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 1978 का था, 78 का था, उसके द्वारा यह समाप्त किया गया था संपत्ति का अधिकार। यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार जो कि आपका
फंडामेंटल राइट था उसको समाप्त कर दिया गया, और यह आपका 31 आर्टिकल 31 में था, 31 में। फिर लास्ट जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जो भी आपके ये व्यवस्था है, इसके मूल अधिकार के हनन होने पर जो आपका संवैधानिक उपचार दिया गया है उसका भी अधिकार है, यानी रिट वगैरह जो दायर करने की शक्ति है वह इसके अंतर्गत है। तो आपको ध्यान रखना है। तो 7 प्रकार के अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। आपको ध्यान रखने हैं 6 हैं। संपत्ति का अधिकार खत्म हो चुका है, और यह आप मूल अधिकार नहीं है, यह आपका आर्टिकल 300A में है, और इसको वहां हटा के वहां कर दिया गया था। तो मूल अधिकार नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अब आपका कितने हो गए? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए हमको थोड़ा सा बोलने में भी समस्या हो रही है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है, तो आप लोग मैनेज करके चलिएगा। इस क्लास को आप लोग देखिए, पूरी देखिए, और उसके बाद में अगर आपको अच्छी लगे तो जो है उत्साहवर्धन जरूर करिएगा। अब ये बातें हो गई, मैंने बता दिया 7 तरीके के आपके फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, साथ में संपत्ति का अधिकार, और 7वां जो था वह आपका था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यह बात ध्यान रखनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या, फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वह आर्टिकल 12 से लेकर 35 से चलता है, 12 से लेकर 35 तक। तो उसकी चर्चा देखेंगे। तो पहला जो आपका आर्टिकल है वह है 12। अब 12 आर्टिकल में क्या है? तो आर्टिकल 12 जो है वह राज्य की परिभाषा बताता है कि आपके जो स्टेट है, यानी जब बात करें जैसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य किसको कहते हैं? राज्य के कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसकी बात हो रही है क्या? राज्य नहीं, वो राज्य नहीं है। राज्य की परिभाषा क्या है उसको आप देखिएगा। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो आर्टिकल 12 है उसमें बताया गया है कि आपका जो संघ सरकार है, संघ सरकार, राज्य की परिभाषा में हम देखेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, संघ सरकार सम्मिलित होती है, यानी केंद्र सरकार मान लीजिए, प्लस संघ सरकार के साथ साथ संसद भी चलेगी, संसद। फिर उसके बाद में राज्य सरकार शामिल करिए, राज्य सरकार शामिल होगी, सभी राज्य सरकारें। फिर राज्य सरकार की विधानमंडल जो होते हैं वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। उसके बाद में स्थानीय शासन भी आएगा। स्थानीय स्वशासन बोलिए। स्थानीय स्वशासन में आपको पता है इसमें पंचायत भी हैं, पंचायत हैं और नगर पंचायत भी हैं, दोनों हैं, तो यह भी शामिल होंगी। उसके बाद में आपका सरकार की, लास्ट में ध्यान रखिएगा, सरकार की शक्ति का जो भी प्रयोग करती है, जो भी सरकार की शक्ति, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की हो, तो सरकार की शक्ति का जो भी संस्था प्रयोग करती है वह राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो राज्य की परिभाषा क्या हो गई आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन है। तो संघ सरकार और संसद साथ साथ राज्य सरकार और राज्यों का विधानमंडल जो है वह है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन जो है जिसके अंतर्गत पंचायत और नगर पंचायत ये आती है वो भी शामिल होंगी, और ऐसी संस्थाएं भी शामिल होंगी जो सरकार का शक्ति का प्रयोग करती हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए बैंक ले लें, एसबीआई बैंक है, कोई भी बैंक है, या कोई एलआईसी बीमा कंपनी है, या मान लीजिए सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली सभी संस्थाएं, उसमें बहुत सारी संस्थाएं आ जाएंगी, तो वह भी राज्य की परिभाषा यानी राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो आर्टिकल 12 जो कहता है वह राज्यों की परिभाषा से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या बातें हैं, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 13 इसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को, इसमें विधियों का, अगर ऐसे ऊपरी स्तर पर देखें तो इसमें विधि संबंधी प्रावधान है। तो इसमें बताया गया है कि जो आपके मूल अधिकार हैं उनको कम करने वाले, यानी मूल अधिकार को कम करती हैं या उसका शमन करती हैं, मिटिगेशन करती हैं। तो अगर मूल अधिकार को कम करती हैं और उसका मिटिगेशन करती हैं तो ऐसी जो विधियां होंगी वह असंगत हो जाएंगी, यानी उनको निरस्त माना जाएगा, वह काम नहीं करेंगी। और उसमें बताया गया है कि जो विधि है
वह विधि क्या करेगी, फंडामेंटल राइट के होने पर असंगत हो जाएगी। अब इसमें विधि, जैसे आपको बार-बार मैं बता रहा हूँ कि संविधान कब लागू हुआ? संविधान 1949 में अंशतः लागू हुआ, लेकिन उससे पूर्व भी बहुत सारी विधियाँ थीं, बहुत सारे लॉज़ थे, बहुत सारे रूल थे, तो वो सारे आपके, अगर आपके मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो वह क्या असंगत हो जाएँगे, यानी वह काम नहीं करेंगे। मूल अधिकारों के हनन पर विधियाँ असंगत हो जाएँगी, तो विधियों का उल्लेख है आपके इसमें आर्टिकल 13 में विधियों का उल्लेख है। और इसमें विधि की बात करें, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और 2 देखें, तो 1 में क्या दिया है, तो 1 में दिया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी जो संविधान से पूर्व के जो विधियां थी यानी लॉज थे वो है। और 13(2) में जो है वह है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी संविधान के बाद के जो विधि नियम आएंगे वो है। तो ये कोई भी है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, दोनों जो है वह क्या होंगे, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो वह असंगत हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है। अब विधि में शामिल या विधि की परिभाषा क्या है, तो आर्टिकल जो 13 है इसी का पार्ट 3 में जाएंगे, जब 3 में, तो 13 के सब क्लॉज 3, तो उसमें अगर बात करें तो इसमें विधि में क्या शामिल होगा या विधि की परिभाषा क्या है यह बताई गई है। 12 में आपको ध्यान रखना है राज्य की परिभाषा है, जबकि 13 में क्या है, विधि की परिभाषा है, यानी लॉ का डिफिनेशन है, लॉ डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि क्या क्या लॉ, कौन कौन से लॉ इसमें शामिल होंगे। तो लॉ की बात करें अगर, तो इसमें संसद द्वारा जो भी बनाया गया लॉ है या कानून है वह होगा, और उसके बाद में अध्यादेश होगा, जो अध्यादेश आता है राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश होगा वह होगा। फिर राज्य द्वारा बनाई गई विधि होगी, और फिर उसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाती है वह है। उसके बाद उप विधि होगी, अधिसूचना होगी, और क्या होंगे, नियम होंगे, रूल होंगे। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, विधि में शामिल होंगी। और विधि क्या होगी, विधि की परिभाषा ये बताई गई है, इसको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 13 आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स को कम करने वाली या उसको समन करने वाली विधियां असंगत हो जाएंगी, ऐसी बातें हैं। 13(1) में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, 13(2) में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और आपका जो अनुच्छेद 13(3) है, 13(3) का मैं क्या है, विधि में शामिल क्या क्या होगा और विधि की क्या परिभाषा होगी, मैंने बता दिया। विधि में क्या शामिल होगा, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा वह विधि में होगा, राज्य के द्वारा बनाया जाएगा वह होगा, अधिसूचना होगी, अध्यादेश होगा, नियम होंगे, ये सारी चीजें क्या होंगी, लॉ के अंदर शामिल होंगी, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, इस पे बहुत विवाद चला है कि जो आर्टिकल 368 है, जिसके तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें 2 तरीके के मैंने बताए थे कि संविधान संशोधन सिर्फ 2 तरीके का होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो अगर 368 से कोई संशोधन किया जाता है तो क्या वह लॉ माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इस पे बहुत तगड़े से विवाद चला। और विवाद इसलिए था, देखिए कोई भी लॉ होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कोई भी लॉ आपको कोई ऐसी उसमें बातें नहीं हो सकती हैं कि जो लोगों के अधिकार या किसी चीज का दुष्परिणाम दे। तो इसीलिए हर लॉ, नियम नियम कानून विधि लॉ जो भी है उनका रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू विधि जो आएंगी उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो इसी पे चर्चा हो रही थी, क्योंकि सरकारें क्या हैं, पहले सरकारें, निरंकुश सरकारें क्या करती हैं, 368 के अंतर्गत संशोधन कर देंगी और वह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा नहीं, तो मनमाना संशोधन हो जाएगा। जैसे जब आपका इमरजेंसी लागू हुई तो ऐसे ही तो पूरा संविधान बदल दिया गया था। संविधान क्यों बदल दिया गया, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून अपने हिसाब से डाल दिए गए उसमें, और लोगों के मूल अधिकारों का भयंकर तरीके से हनन हुआ। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो भी लॉ होंगे वह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए पहले की सरकारें, क्या प्रयास रहता था उनका, कि उनका प्रयास ये रहता है कि 368 को जो है वह लॉ मानो ही ना, तो इसको जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा, तो मनमाने तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकेगा। तो इस तरीके से 368 पे बहुत विवाद चला। और तो इसी पे हमारा क्वेश्चन है, क्या संविधान संशोधन 368 विधि की परिभाषा में शामिल है या नहीं है। तो इस पे बहुत विवाद चला, और पहला जो इसमें केस आता है, आपको ध्यान रखना है, सकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, यह केस था, वाद था,
1951 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368 जो आर्टिकल है यह अपवाद है और यह विधि में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसने बताया कि जो आर्टिकल 368 है वह एक्सेप्शनल है और यह लॉ के अंतर्गत नहीं आता, तो इस तरीके से इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, यह स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा केस आपको ध्यान रखना है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का है, 1965 का है और इसमें फिर कहा सुप्रीम जो है कोर्ट ने कि आपका अनुच्छेद 368 विधि में शामिल नहीं होगा। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 का केस, इसमें भी कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है वह आपका लॉ के अंतर्गत शामिल नहीं है। गोलकनाथवाद बहुत चर्चा हो चुकी है गोलकनाथवाद पे, और यह बहुत, देखिए 5-6 वाद तो आपको रटे हुए चाहिए, जैसे गोलकनाथवाद, और ये आपका ध्यान रखना केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और सकरी प्रसादवाद। ऐसे ये जो केसेस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये संविधान के हर पार्ट में कहीं ना कहीं इस वाद को जो है यहाँ पे चर्चा में देखने को मिलता है। मैं गोलकनाथवाद का बता चुका हूँ पहले कई टॉपिक पे। तो गोलकनाथवाद में क्या कहा कि जो 368 आर्टिकल है वह अपवाद नहीं है, और यह अपवाद नहीं है और इसलिए यह न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है आर्टिकल 368। पहली बार बात की गोलकनाथवाद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह अपवाद नहीं है, यह लॉ है और यह इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद क्या किया सरकार ने, तुरंत आया आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 और इसके माध्यम से आर्टिकल 13 में ही एक क्लॉज जोड़ दिया गया और वह जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है 4 जुड़ा और इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि जो अनुच्छेद 368 है वह विधि में शामिल नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे गोलकनाथवाद में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 368 है यह एक्सेप्शनल नहीं है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो वैसे ही सरकार तुरंत, जानते हैं सरकार चालाक होती है, पहले की सरकारें तो भैया बहुत भयंकर निरंकुश हुआ करती थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 और अनुच्छेद 13 में सब क्लॉज 4 जोड़ा गया, यानी 13(4) जुड़ा और इसको कहा गया कि अनुच्छेद जो 368 है वह विधि में शामिल नहीं होगा, आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद आएगा केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद, यह 1971 का केस आया और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद जो 368 विधि में शामिल नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 368 जो है वह विधि में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन उसे संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है, मूल ढांचा क्या होता है, संविधान का मूल ढांचा भी केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिफाइन किया था केशवानंद भारतीवाद में। और संविधान का मूल ढांचा हर समय सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से बताएगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है क्या नहीं है, तो मूल ढांचा पर्टिकुलर कोई चीज़ ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आपको कौन सा मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यह अनुच्छेद 368 है यह विधि में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे के अगर पर उल्लंघन करता है तो इसको शून्य घोषित यानी इसको निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। फिर अगला केस आता है मिनर्वा मिल्स-वाद 1980 का। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि अनुच्छेद 368 विधि में शामिल होगा, विधि में शामिल होगा और इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा और जुडिशियल रिव्यू करने पे अगर यह पाया जाता है कि यह आपका कोई अगर दिक्कत है तो इसे शून्य घोषित भी किया जा सकता है, यानी इसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट आपका आया कि मिनर्वा मिल्स-वाद। मिनर्वा मिल्स-वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 368 है यह आपका विधि के अंतर्गत ही है, तो विधि के अंतर्गत है तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, रिव्यू होगा और अगर इसमें कोई दोष पाया जाता है या किसी का हनन कर रहा है तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी इसको
न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है। तो लास्ट पॉइंट आज आपको यही ध्यान रखना है इस बात में कि आपका जो है जो 368 है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वह आर्टिकल आपका विधि है और यह पूरी तरीके से इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है मिनर्वा मिल्स वाद में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो लास्ट आउटपुट यही है। अब उसके बाद बात करें तो आर्टिकल 13 में ही कुछ सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। अब वह सिद्धांत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि अब संविधान में अगर जैसे लागू हुआ तो संविधान में लागू होने के बाद में जब फंडामेंटल राइट्स वगैरह लागू हुए तो जो पहले के कानून थे वह कौन से कानून निरस्त होंगे, कौन से आपके चलेंगे, कौन से आंशिक रूप से निरस्त होंगे, इन सारी बातों को जो है हम कैसे विश्लेषण कर पाएंगे। तो ये 3 सिद्धांत है, आपको 3 सिद्धांत याद रखने हैं। इन्हीं के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा लॉ पूरी तरीके से लागू होगा, कौन सा आंशिक रूप से लागू होगा, या आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें यह बात है, उसके अंतर्गत ही है, आपको ध्यान रखना। यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे यह लागू होगा। संविधान के लागू होने के पहले के जो लॉ है वह उन पे 3 आपके सिद्धांत आपको याद रखने हैं। तो पहला सिद्धांत मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। पहला जो सिद्धांत है वह है आच्छादन का सिद्धांत। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं। अब इस आच्छादन के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो फंडामेंटल राइट से संगत नहीं है वह मूल अधिकारों की छाया से ढक जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ऐसा कोई लॉ है, ये लॉ है और ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। ये गोला बना दे रहा हूँ, ये सर्किल दोनों बन गया। आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इन दोनों में विरोधाभास है, यानी ये संगत नहीं है। तो क्या होंगे कि इसको उठाइए और इसी लॉ पे रख दीजिए, यानी फंडामेंटल राइट जो है इसको दबा देंगे। यानी ये छाया से फंडामेंटल राइट्स के लॉ जो ऐसे कानून है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज मत होइएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसे जो लॉ है वो क्या होंगे, फंडामेंटल राइट से ढक जाएंगे। अब ढक जाएंगे तो क्या है, हमेशा ढके रहेंगे? इनको उठाना जरूरी है। हर चीज हमेशा ढकी हुई अच्छी नहीं लगती है, उसको कभी न कभी तो उठेगी। तो अगर उठाना है तो इस लॉ के अंतर्गत कोई संशोधन आपको करना पड़ेगा। और संशोधन अगर किया जाता है, मान लीजिए कोई भविष्य में संशोधन किया गया, कोई संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट इसमें किया गया इस कानून के अंतर्गत, और अमेंडमेंट करने के बाद वह फंडामेंटल राइट्स से संगत हो जाते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करते, उनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लागू किए जा सकेंगे। भविष्य की बात हो रही है। अगर वर्तमान में मान लीजिए यह संगत नहीं है तो यह फंडामेंटल राइट्स इसको दबा देगा, यानी उसकी छाया से ढक जाएगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आच्छादन का सिद्धांत। तो ये जो अनुच्छेद आपका 13 है इसी के अंतर्गत है, तो इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है वह भी ध्यान रखना है। अगला सिद्धांत है आपका पृथक्करणीयता, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, या इसको बोल दीजिए आप हिंदी इंग्लिश में लिख ले रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ डी अटैचमेंट भी बोलते हैं, या इसको सेपरेशन भी बोल दीजिए, सेपरेशन बोल दीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन बोलिए, सेपरेशन। डी अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, सेपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे पृथक्करणीयता, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? सिद्धांत, इसमें जो बातें हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करण करना है। किसको पृथक करना है? मान लीजिए कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोई कानून है, वह फंडामेंटल राइट से उसके जो भाग ध्यान गया, जो भाग पूरी तरीके से नहीं बल्कि उसका वह भाग जो फंडामेंटल राइट से संगत नहीं होता है उसको आप निकाल फेंक दीजिए, उसको पृथक करके उसको फेंक दीजिए। तो मान लीजिए मैं इसको छन्नी बनाइए, छन्नी जानते हैं ना, चाय छानते हैं जिससे। अरे यार टेढ़ी हो गई छन्नी, ये
पिघल गई थी। एक्चुअली ये मैं जो छन्नी बनाया हूँ, वो क्या हुआ कि वो भूल से उसको बर्नर के पास रख दिया तो वो थोड़ा-सा टेढ़ी हो गई, पिघल गई। तो आप लोग इसको इग्नोर करिए। ये है छन्नी, छन्नी है। और ये छन्नी क्या है? छन्नी को मान लीजिए आप फंडामेंटल लाइट, ठीक? उसके बाद इसमें डाल दीजिए क्या? डाल दीजिए यहाँ से, क्या डालना है आपको? यहाँ से डालना है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें डाल दीजिए। अब इसमें डालिए तो क्या होगा? यह छन्नी फंडामेंटल राइट्स है, इसके अंदर आपने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो थे, नियम थे, उसको डाल दिया। अब जो कानून का वह जो अंश जो छन्नी से बाहर निकल जाए, यानी छन के नीचे गिर जाए, यानी आपका बढ़िया चाय, और जो उसका इससे संगत यानी इसको समन करने वाले या फंडामेंटल राइट्स का समन या कम करने वाले जो कानून के भाग हैं, अंश हैं, वह छन जाएंगे ऊपर। यानी अशुद्धियां, बात करें अशुद्धियां, सिंपल भाषा में समझिए कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विधियों की जो अशुद्धियां हैं, फंडामेंटल राइट से जो संगत नहीं बैठ रही हैं, उन वो अशुद्धियां क्या होंगी? ऊपर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, यानी छन जाएंगी ऊपर। और जो शुद्ध शुद्ध पार्ट है वह छन के नीचे गिलास में हमारे चाय के रूप में आ जाएगा, और ऊपर ये चाय पत्ती है, अदरक का टुकड़ा है, यानी जो अशुद्धियां हैं वह ऊपर है। तो ये जो अशुद्धियां निकलेंगी उनको हम लागू नहीं करेंगे, यानी वह लागू करने योग्य नहीं होंगी, लागू करने योग्य नहीं होंगी। और जो छन के नीचे जाएंगी वह क्या मानी जाएंगी? कि वह फंडामेंटल राइट से संगत है, संगत है। तो इसको बोलते हैं पृथक्करणता, यानी अशुद्धियों को किसी कानून या विधि का हम पूरा पार्ट उसको ना इग्नोर करें, यानी पूरे पार्ट को ना निरस्त करें, बल्कि उस पार्ट को निकाल दें जिसमें अशुद्धियां हैं, जो फंडामेंटल राइट्स से मेल नहीं खाती हैं, तो उसको निकाल दीजिए। तो पृथक्करणता का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, और इसका विकास इंग्लैंड में हुआ, और यह संपूर्ण कानून के बजाय क्या करता है? उसके कुछ आंशिक भाग को, अशुद्धियों को हटाता है। यह सारी बातें अनुच्छेद 13 में है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट इसका जो पॉइंट है, लास्ट सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, आपके अधिकार और विशेषाधिकार बहुत होंगे, उसको आपकी मर्जी है, आप विशेषाधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए या ना लीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए आपको कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, आपको विशेष अधिकार मिल रहा है, वह आपकी मर्जी है। आप उसको मना भी कर सकते हैं कि हमें जो अलाउंस है या कोई विशेषाधिकार प्रिविलेज है उसको हमें नहीं लेना है, उसको हम वापस करते हैं। सरकार, जैसे मान लीजिए सरकार आपको गाड़ी दे रही है बढ़िया लग्जरी सी चलने के लिए, वह एक आपका विशेषाधिकार मिल रहा है, आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि हम ये सरकार का पैसा बचाना चाहते हैं, हम नहीं खर्चा करेंगे। तो आपके अधिकार, विशेषाधिकार, वो आप अपनी मर्जी से उसको त्याग सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होता, या एक पूरे जो भारत के संपूर्ण लोग हैं उनको, या भारतीय पूरे भारत के विकास से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखना है। तो अधित्याग के सिद्धांत का मूल वाद यही है, अधित्याग, अधित्याग का सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बोलते हैं, सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? तो इसकी मूल बात यही है कि आप जो फंडामेंटल राइट्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वेवर इसको बोलते हैं। तो इसका मूल बात यही है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वह नागरिकों को त्यागने का अधिकार नहीं देती। यानी ये जो मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए थे, कुल 7 तरीके के, वर्तमान में 5 है, इसको त्याग करने का, यानी इसको त्याग करने का अधिकार नहीं है, त्याग करने का अधिकार नहीं है। या डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अंतर्गत, यानी अधित्याग का सिद्धांत के अंतर्गत बातें हैं कि नागरिक अपने मूल अधिकारों को अपनी मर्जी से त्याग नहीं सकते, यह बात है। तो इस तरीके से आज की यह चर्चा थी। आर्टिकल 13 तक मैंने देखा है, इसमें कुछ मूल बातें थी, उसको बताना जरूरी था। अब इसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से आपका हम सिर्फ आर्टिकल पे चलेंगे, 14, 15, इसी तरीके से हम चलते चलेंगे। तो अभी तो हम क्या, जो अपना फंडामेंटल राइट है उसका पहला जो राइट है उस पर भी नहीं पहुंचे हैं। अभी कहाँ पहुंचे हैं? अभी हम सिर्फ राज्य की परिभाषा देखे हैं, विधियों की परिभाषा देखे हैं, विधियों के अंतर्गत कैसे कैसे व्यवस्था है, कुछ केस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखे हैं।
साथ में आपके सिद्धांत हैं 3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमने देखा है। अब हम जब समता का अधिकार पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक उस पे चर्चा करेंगे। तो आगे की चर्चा अब होगी नेक्स्ट क्लास में। यह क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हैं, बट परेशानियाँ तो जीवन में हमेशा आती रहेंगी। लाभ को निरंतर आगे बढ़ते रहना है। परेशानियाँ एक काँटे की तरह होती हैं, जो आपके पैरों में चुभ जाती हैं, लेकिन उस काँटे को आप निकाल फेंकिए, 1-2 दिन में वो परेशानियाँ निकल जाएँगी। तो मतलब कुल मिला के ये है, परेशानियों को कभी परमानेंट मत समझिए। परेशानियाँ, खुशियाँ, दुःख, ये जितनी चीज़ें हैं, सब ये आती-जाती रहती हैं, लाइफ़ का हिस्सा है। परेशानियाँ बहुत ही आएँगी जीवन में, आती रहती हैं। उनसे हमें कैसे एक सिविल सर्विसेज़ के जो एस्पिरेंट होते हैं, वो परेशानियों से कैसे निपटते हैं, उनके अंदर यह सामर्थ्य आ जाता है। तो आप परेशानियों से बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा-सा गड़बड़ है, परंतु आप लोग इसको मैनेज करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्रोत्साहन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आप लोग जब हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा निरंतर बनी रहती है और हम अपने कार्य में लगे रहते हैं। आप लोगों की को यह क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर सेशन पसंद आए लाइक कर दीजिए, और अपने सहपाठियों के संग शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।